आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं। कई बार जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं अकाउंटिंग का, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग में। तो अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के थ्रू मैं इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं इन अकाउंटिंग, सो दैट अगर नेक्स्ट टाइम से कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है या फिर आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए अगर आप अकाउंटिंग में वर्क करते हैं। देखिए, जो वर्ड है अपने आप में ही इसका आंसर है वर्किंग कैपिटल। कैपिटल जो कि वर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसे ही वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल आप कैसे निकाल सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है, करेंट असेट्स, जो टोटल करेंट असेट्स होता है आपके कंपनी का, माइनस करेंट लायबिलिटीज। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूँ सो दैट आपको ज़्यादा इजीली आप समझ पाएंगे, इजीली आप रिलेट कर पाएंगे। अब देखिए, जो करेंट असेट्स होता है, टोटल जो करेंट असेट्स होता है उसके अंडर में क्या क्या आता है, सबसे पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। करेंट असेट्स के अंदर में जो कैश इन हैंड होता है, जो भी कंपनी के पास कैश होता है, कैश आपके ऑफिस में हो सकता है, गोडाउन में हो सकता है, आपके बैंक में भी हो सकता है, तो कैश इन हैंड हो गया। जो कि करेंट असेट्स में क्या क्या आते हैं वो मैं बता रही हूँ। कैश इन हैंड, और जो आपके कंपनी का जो करेंट अकाउंट बैंक अकाउंट होता है वो, और जो आपने जिनको सेल किया है, यानी कि जो आपके डेटर्स हैं जहाँ से आप पेमेंट रिसीव करने वाले हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल यानी कि सन्ड्री डेटर्स जो होते हैं वो भी करेंट असेट्स के अंडर में आते हैं। इन्वेंट्री स्टॉक, जो आपके कंपनी में स्टॉक्स होते हैं वो भी करेंट असेट्स होते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को के बदले में आपको पैसे मिलने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें करेंट असेट्स के अंडर में आती हैं। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो भी करेंट असेट्स के अंडर में आता है। तो ये सारे जो करेंट असेट्स हैं आपको इसको माइनस करना है करेंट लायबिलिटीज से। अब करेंट लायबिलिटीज के अंडर में क्या क्या आता है, करेंट लायबिलिटीज के अंडर में आपका जो भी देनदारी होती है, सपोज कीजिए आपने परचेस किया है, जो भी सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे आपने क्रेडिट बेसिस पे माल परचेस किया है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं जो कि आपके करेंट लायबिलिटीज के अंडर में आते हैं। टैक्सेस होते हैं, अगर टीडीएस है तो वो भी करेंट लायबिलिटीज के अंडर में आते हैं। जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो भी करेंट लायबिलिटीज में, अगर आपने लोन लिया हुआ है तो ये सारी चीज़ें आपके करेंट लायबिलिटीज में आती हैं। बिजनेस में जो भी आपके ऊपर लायबिलिटीज़ है पे करने के लिए, वो करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में आती है। तो करेंट असेट्स, टोटल करेंट असेट्स को माइनस करना है आपको टोटल करेंट लायबिलिटीज़ के। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं सो दैट और भी इजी हो जाए आपके लिए समझना। अगर कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो रॉ मटेरियल परचेस करती है और उसको असेंबल करने के बाद फिनिश्ड गुड को वो अपने बायर्स को सेल करते हैं, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं सबसे पहले उन्हें रॉ मटेरियल परचेस करना होता है। तो रॉ मटेरियल जो है, ये जो वर्किंग कैपिटल है, ये मेन वर्क करता है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उनमें। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेस करती है। सपोज़ कीजिए एक आयरन का एग्जांपल ले लेती हूँ, जो हम इस्त्री होता है, कपड़ा प्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो आयरन की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो आयरन के जो रॉ मटेरियल्स हैं, आयरन को बनाने में, आयरन को असेंबल करने में जिन जिन कंपोनेंट्स की, जिन जिन रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले वो परचेस करना होता है आयरन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। तो आयरन के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आयरन का सोल प्लेट हो गया, हैंडल हो गया, केबल हो गया, उसमें कुछ हार्डवेयर लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो मैन्युफैक्चरर है वो डिफरेंट डिफरेंट अपने सप्लायर से परचेस करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर देना होता है सप्लायर से अरेंज करने में। ये अप्रॉक्स 1 मंथ लग जाता है रॉ मटेरियल्स को अरेंज करने में। तो 30 डेज हो गया अरेंज करने के लिए। उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, सारी चीज़ों को असेंबल करके एक फिनिश्ड गुड रेडी किया जाता है। तो अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हैं कि सपोज कीजिए कि 1 मंथ लग गया असेंबल होने में गुड्स को। उसके बाद जब आपका गुड्स रेडी हो जाएगा, गुड्स रेडी होने के बाद जब आपने बायर्स को या अपने रिटेलर्स को सेल करेंगे, तो वो सेल होने के बाद जब मार्केट में जाएगा, और उसके बाद आफ्टर 30 डेज़ के बाद जब आपका बायर्स आपको पेमेंट करेगा,
तो ये जो प्रोसीजर को आपको रन करने के लिए काफ़ी सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं। जैसे कि जब आप रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, तो रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो वहाँ भी आपका 30 डेज़ की लायबिलिटी बन जाती है जिनसे आप परचेस करते हैं। वहाँ पे आप अगर क्रेडिट पे परचेस करते हैं तो वहाँ पे आपकी लायबिलिटी बन जाती है, जो कि करेंट असेट, करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में आता है। उसके बाद जो वर्किंग प्रोसेस होता है, जो असेंबल प्रोसेस होता है, वहाँ पे भी 1 मंथ जब आप रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं अपने सप्लायर से ऑन क्रेडिट बेसिस, तो वो आपके अंडर करेंट लायबिलिटीज़ के आता है, क्योंकि वो आपको पे करना होता है, वो आपकी लायबिलिटी होती है। रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद जब आगे आप उसको असेंबल के लिए सेंड करते हैं तो वहाँ पे आपके लेबर चार्जेस लगते हैं और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होते हैं, गोडाउन एक्सपेंसेस होते हैं, गोडाउन का जो रेंट होता है, तो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि प्रोडक्ट को रेडी करने में कंज्यूम होते हैं, यूज़ होते हैं, तो वो भी आपके अंडर करेंट लायबिलिटीज़ के आता है। उसके बाद जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है विद 30 डेज़, सो आफ्टर आप उसको बायर्स को सेल करते हैं, जो आपके सन्ड्री डेटर्स होते हैं। सपोज़ कीजिए आपने रिटेलर को सेल किया और कोई बायर्स हैं जो सेल करके आगे सेल आउट करते हैं, तो वो भी इमीडिएटली पेमेंट आपको नहीं देते हैं, वो परचेज़ करते हैं आपसे, फिर आगे मार्केट में सेल करते हैं। उसके बाद उनका जो भी टर्म एंड कंडीशन होता है तो मिनिमम 30 डेज़ का होता है, तो वो आपको आफ्टर 30 डेज़ पेमेंट देते हैं। तो ये सारी जो मैंने आपको बताया, जो सारा प्रोसेस होने में जो आपका कैपिटल यूज़ हो रहा है, वर्किंग कैपिटल यूज़ हो रहा है, तो इसी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जो कि यहाँ पे 90 डेज़ का जो प्रोसेस है वहाँ पे आपकी करेंट लायबिलिटीज़ भी है, करेंट असेट्स भी है। करेंट लायबिलिटी जो है वो आपको इमीडिएटली पे नहीं करना है, और करेंट असेट्स जो है, जो आपने सेल किया है, वो भी इमीडिएटली आपको नहीं मिलता है। तो ये सारे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए जो कैपिटल यूज़ होता है वही होता है वर्किंग कैपिटल। तो आई होप वर्किंग कैपिटल का मीनिंग आप समझ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने एक और चैनल क्रिएट किया हुआ है विच इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज, जहाँ पे कि मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ। तो किसी को भी अगर इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना है तो प्लीज़ उस चैनल को आप विज़िट कर सकते हैं। हिंदी चैनल के लिए ये मेरा चैनल है, इस चैनल पे भी आप वॉच कर सकते हैं अकाउंटिंग की वीडियोस। एंड प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट कीजिए। वो चैनल अभी न्यू है तो ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वो चैनल भी ग्रो हो जाएगा एंड मैक्सिमम लोगों तक हम रीच आउट हो सकेंगे। एंड मैं हर वो लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो इंग्लिश में या फिर हिंदी में किसी भी लैंग्वेज में अकाउंटिंग का वर्क सीखना चाहते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और मैंने एक और चैनल क्रिएट किया हुआ है विच इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज, जहाँ पे कि मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ। तो किसी को भी अगर इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना है तो प्लीज़ उस चैनल को आप विज़िट कर सकते हैं। हिंदी चैनल के लिए ये मेरा चैनल है, इस चैनल पे भी आप वॉच कर सकते हैं अकाउंटिंग की वीडियोस। एंड प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट कीजिए। वो चैनल अभी न्यू है तो ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वो चैनल भी ग्रो हो जाएगा एंड मैक्सिमम लोगों तक हम रीच आउट हो सकेंगे। एंड मैं हर वो लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो इंग्लिश में या फिर हिंदी में किसी भी लैंग्वेज में अकाउंटिंग का वर्क सीखना चाहते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।